हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि लगातार 2014 से एक नेता के तौर पर मोदी जी चुनाव क्यों जीतते जा रहे हैं, क्या कारण है जिससे वो मजबूत हैं, यानी उनकी मजबूती के कारणों पर चर्चा मैं करूंगा। ध्यान देना दोस्तों कि ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं मोदी की मजबूती के 7 प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहा हूं। अगली वीडियो मेरी आएगी मोदी की 7 प्रमुख कमजोरियां। दोस्तों, वीडियो आरंभ करें इससे पहले बता दें कि एक एक करके मैं 7 प्रमुख कारणों पर चर्चा करूंगा। पहले नंबर 7 से शुरू करके नंबर 1 तक जाऊंगा, तो इसलिए आपके लिए वीडियो पूरी देखनी बहुत उपयोगी होगी। दूसरी बात, आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपको सूचना मिल जाया करे। आप कमेंट में अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोग संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। आइए चलते हैं, पहले कारण पर चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और भी ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार जी के बिहार विधानसभा में दिए गए बयान पर फौरन संज्ञान लेते हैं और अगले ही दिन मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में उस पर तंज कसते हैं, उस पर बात करते हैं समाज में। लेकिन संसद में जो हुआ है, जो युवक उसमें कूदे हैं, रंगीन गैस जो भी कह लीजिए, उस पर एकदम चुप। तो ये उनकी मजबूती के सबसे बड़े कारणों में से ये भी एक है कि हमेशा वो विपक्षियों के लिए विपक्ष की तरह रहते हैं और सत्ता पक्ष में जवाबदेही नहीं लेते, और ये उनकी कमजोरी भी है। इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इसको मैं पहले ही ध्यान में ला दिया। चलते हैं पहला प्रमुख कारण, पार्टी फंड में अकूत धन। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि बीजेपी पार्टी फंड में जो अकूत धन है, देश की सभी अन्य पार्टियों को मिला दिया जाए तो भी उतना धन नहीं हो पाएगा जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब किसी के पास धन होता है तो आप जानते हैं कि बाप बड़ा न भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। सब कुछ खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है का मतलब इमेज बिल्डिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे कहीं भीड़ के लिए लोगों को जुटाना है तो इस देश में 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी पर मजदूर मिलते हैं, सबको ला दिया जाएगा। सबके लिए टोपी, झंडा, बैनर, यात्रा, हवाई जहाज, सब कुछ की व्यवस्था कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी फंड में अकूत धन है। इसको मैं 7वां प्रमुख कारण मान रहा हूं। इसका रिवर्स कर दीजिए तो अपोजिट पार्टीज के पास धन नहीं है, और अगर कहीं कोई उनका कोई मजबूत आर्थिक सहयोगी है तो उसके यहां ईडी और सीबीआई का छापा मरवा करके, आईटी रेड डलवा करके उसको तबाह कर दिया जा रहा है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपया, लोगों के पास 5-5 रुपया, तो मैं तो पहले से ही अमीर हो गया। अब अगर मैं लोगों के 5-5 रुपए में से 3-3 रुपए निकाल दूं, रोक दूं खर्च करने से, तो अब मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा उनकी तुलना में। तो बीजेपी पार्टी फंड के पास अकूत धन तो है ही, उसके सारे सहयोगी जब चाहेंगे तब धन देने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर कोई जांच एजेंसी काम नहीं करेगी, कोई शिकायत का कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि विरोधी पार्टियों के सहयोगियों तक पर दबाव पड़ता रहता है हमेशा, इसलिए पार्टियां बीजेपी की तुलना में कमजोर हो जाती हैं। विपक्षी पार्टियां, इसलिए विपक्षी पार्टियां बीजेपी की तुलना में बहुत कमजोर हैं, और ये बीजेपी का यानी मोदी जी के मजबूती का एक प्रमुख कारण है। 6वां कारण, जातीय समीकरण। जातीय समीकरण 2 रूप में बन रहा है। एक तो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से, पूर्वी यूपी से आता हूं, लखनऊ में रहता हूं, और जो मैं सोशल मीडिया के जरिए और अपने अब तक के जीवन से समाज का अनुभव किया हूं, चाहे जितना भी नारा लगा दें कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के हितों की हानि हो रही है इस सरकार में, बीजेपी मनुवादी विचार की पार्टी है, आरएसएस से पैदा हुई है, ये गोलवलकर के विचारों पर चलती है, संविधान को कम मानती है, चाहे जितना नारा लगा दें, जितना खुलासा कर दें इन बातों का, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी
तीनों समाज में बहुत प्रमुख लोग हैं जाति आधार पर जो बीजेपी की तरफ होते हैं। जैसे जिस तरह से यादव समाज एक ओबीसी होने के नाते बीजेपी की मुखालफत करता है, क्या उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की नोनिया जाति, जिसको जो टाइटल में चौहान लगाते हैं, क्या उस तरह से विरोध करती है? जी नहीं। जिसमें दारा सिंह चौहान आते हैं? जी नहीं। मौर्य यानी कोयरी, कोरी नहीं कह रहा हूं, कोयरी जो सब्जी का काम करते हैं, खटिक, जहां पासवान की भी बात कर लीजिए, पूर्वी यूपी के पासवान की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा और मजबूत बड़ी जातियों में आइए, पटेल, अनुप्रिया पटेल के गठबंधन के कारण पटेल, जबकि कुर्मी समाज एक राजनीतिक रूप से जागृत समाज है, लेकिन फिर भी अनुप्रिया पटेल की वजह से या जहां कहीं प्रत्याशी उनकी जात का हो जाता है, उस कारण से वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। तो जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में हो जाता है या वो करने का प्रयास करते हैं। आप राजभर की पार्टी को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, अगर वो बीजेपी की तरफ हैं तो राजभर समाज का बड़े पैमाने पर वोट पूर्वी यूपी में उनको मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो उसी तरह से बड़े समाज का वोट उस वर्ग का, अभी फिलहाल वर्तमान में उनकी अपने समाज में थोड़ी सी छवि कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे नेताओं के जरिए जो जातीय समीकरण साधने का प्रयास करते हैं गठबंधन करके, ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मोदी की मजबूती में। जैसे मैं अभी पूर्वी यूपी के ही एक पार्टी की बात करूंगा, वो है संजय निषाद जी की पार्टी, जिसके जरिए पूरा पूर्वांचल का मलाह वोट जो बहुत बड़ी संख्या में है, छिटका हुआ वोट है। फिर उनके अपने कुछ नेता हैं जैसे साक्षी महाराज। तो इस तरह से तमाम जातियों का समीकरण उनके साथ हो जाता है। पिछड़े के नाते ही मोदी जी को तमाम ओबीसी समाज के लोगों ने वोट दिया था, क्योंकि यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रगतिशील और संवैधानिक विचार रखने वाले सवर्णों के सिवा से सारे सवर्ण मोदी जी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन केवल इतने भर के वोट से वो चुनाव जीतना तो दूर, जमानत नहीं बचा पाएंगे। तो इतनी प्रचंड जीत कहां से होती है? इतनी प्रचंड जीत में एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो ये छोटे दलों से गठबंधन को अगर बिहार में लेकर चलें, जीतन राम मांझी से गठबंधन हो गया, या कुशवाहा जी से गठबंधन हो गया, या मुकेश सहनी से गठबंधन हो गया, चिराग पासवान से गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में चले रामदास अठावले से गठबंधन हो गया। मैं छोटे छोटे जाति आधारित वोट बैंक रखने वाली पार्टियों की बात कर रहा हूं। तो उनके गठबंधन से इनको माइलेज मिल जाता है। इसके अलावा जो बीच की ओबीसी जातियां हैं, मैं बार बार कहता हूं, लोहार, कुहार, बढ़ई, प्रजापति और ये कहार लोग, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने को हिंदू ज्यादा मानती हैं, इस नाते वो भी इनके तरफ चली जाती हैं। तो अगला कारण है हिंदुत्व का नफरती एजेंडा। जी हाँ, ये नफरती एजेंडा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हिंदुत्व का केवल एजेंडा होता तो हिंदुओं के कल्याण की, विकास की और पूरे भारत के विकास की बात होती। यहां यह दिखाया जाता है कि अगर मुसलमानों को दबाया नहीं गया तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। और ये कुछ नहीं जानते लोग कि फारस कैसे मुस्लिम राष्ट्र बन गया जब पारसी था, सऊदी अरब कैसे मुस्लिम राष्ट्र बना। वो कोई आया नहीं जो कि तलवार लेकर आया बना दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन सिखाया यही जाता है। तो ऐसे लोग भी जिनके सारे दोस्त मुसलमान होंगे, वो शायद अपने उन दोस्तों को छोड़कर शेष मुसलमानों से अज्ञात कारणों से नफरत रखने लगे। मैंने अपने गांव में, अपने समाज में, जहां भी मैं रहता हूं, मैंने देखा है कि मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को तो सबक सिखा रहे हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों कि ऐसा कहने वाले सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। तो जो जात के कारण नहीं आए वो हिंदुत्व के कारण आ गए। आप इसमें निरहुआ यादव को देख लीजिए, जो प्रमुख गायक हैं, मशहूर गायक हैं, जो आजमगढ़ से चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का। वो बार बार यही बात कहते हैं। फिर भी यादव समाज तो बहुत हद तक उस एजेंडे में नहीं चला जाता है, क्योंकि उनके अपने जाति के प्रमुख नेता हैं। ये भी एक कारण है। ऐसे ही दलित में जाएंगे, एससी में जाएंगे तो मायावती जी का जो कोर वोट बैंक है उसको छोड़कर शेष जातियां
बिखर जाती हैं। तो ये भी एक, जैसे एक इधर से हवा दिया तो एक इधर से भी दे दिया ताकि सब लोग उधर घूम जाएं। तो पांचवा प्रमुख कारण 7 कारणों में से हिंदुत्व का नफरती एजेंडा, और ये युवाओं में बहुत लोकप्रिय बनता है। हर एक युवा को, जो हिंदू युवा है, उसको एक गौरव की फीलिंग कराता है। पगड़ी बांध लिया और नारा लगाने लगा तो उसको लगेगा कि हम भी जो है जमींदार बन गए, राजा बन गए, या घुड़सवार हो गए, एकदम आदिमकाल की मध्ययुगीन बर्बर सेना के सेनापति हो गए। उसको ऐसी फीलिंग करा देते हैं। तो यहां से बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा अब आइए, अब एक दूसरे समाज में पहुंचाइए। 5 किलो राशन और किसान निधि, ये पैसा कैश पहुंचता है तो लगता है कि मोदी जी ने दिया, भेजा। और जो लेते हैं वो तो आप मंजन खरीदने गए जीएसटी उस पर दे रहे हैं, बच्चा स्कूल में गया पढ़ने उस पर दे रहे हैं, दवा खरीदने गए उस पर दे रहे हैं, अब तो हर चीज़ पर, आटा चावल दाल पर जीएसटी दे रहे हैं। तो देते समय तो लगता है दुकानदार ले रहा है जब लोग देते हैं सरकार को, और जब आता है तो सरकार, मोदी जी का राशन, मोदी जी का पैसा। तो लोग इसको समझते हैं कि ये देखिए पहली बार कोई सरकार है जो हमारे अकाउंट में पैसा भेज रही है, तो लोग इस पर फिदा हो जाते हैं। जबकि ये नहीं सोचते हैं कि कितनी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी गई। गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो उसको जोड़ देते हैं देश के विकास से। लोगों को ये नहीं पता कि सारा विकास जो है उधार लेकर होता है। जैसे सड़क बनती है तो टोल प्लाजा लगा के वसूली होगी अगले 30 साल तक, तो आपके टैक्स के पैसे से नहीं हो रही है, वो इस ठेके पर हो रही है कि तो हमारे यहां सड़क बनाओ और फिर अगले 30 साल तक रिकवर करना। तो हमारे पीढ़ियों पर कर्ज डाल के सड़क बनती है। लेकिन लोगों को यह लगता है कि मोदी जी ने भेजा। 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, और इससे वो समाज इस सरकार की तरफ आ जाता है जो समाज हिंदुत्व के नाम पर और जात समीकरण के नाम पर शायद न आना चाहे, लेकिन वो 5 किलो राशन के नाम पर आ जाता है कि अगर ये चले गए, राशन नहीं मिला तो 2 कारण, एक तो लोग बहुत गरीब हो गए हैं तो न मिला तो, और दूसरा कारण यह है कि इस 5 किलो राशन को अगर 5 लोग हैं 25 किलो राशन हुआ, उसको बेच देते हैं और बेच के पैसा ले लेते हैं तो वो भी हर महीने नगद मिल जाता है। जी हाँ, बहुत लोग इस अनाज को लेते हैं और बेच देते हैं। तो चौथा प्रमुख कारण है। तीसरा प्रमुख कारण, इसमें तमाम रिटायर्ड अंकल लोग हैं जो कांग्रेस के जमाने में नौकरी पाए और कांग्रेसी सरकारों की पेंशन योजना से पेंशन पा रहे हैं। वो पानी पी पी कर नेहरू जी को गाली देते हैं। मतलब कृतज्ञता अगर देखनी हो ना, जी हाँ खुल कर कह रहा हूं, कृतज्ञता अगर देखनी हो तो उन अंकल जी लोगों को देखिए जो कांग्रेस के जमाने में नौकरी पाए और उस सरकार में खूब मोटे मोटे वेतन पाए, रिटायर हुए तो इतना पैसा पाए, एक बार में फ्लैट खरीद लिए, घर बनवा लिए और खूब अच्छी खासी पेंशन पाते हैं, दिन भर जुगाली करते हैं और नेहरू जी को गाली देते तो नहीं है क्योंकि वो लोग लिखते पढ़ते नहीं हैं, वो बस फॉरवर्ड करते हैं। IT सेल से आया फॉरवर्ड। उन लोगों के दिमाग में जितनी बातें होनी चाहिए वो सब भूल गया। और उन्हीं लोगों में विश्व गुरु की छवि जो है मोदी जी की, ये 2 लोगों में है, या तो उस तरह के लोगों में है या महिलाओं में है, या फिर जैसे जो बहुत कम पढ़े लिखे 30-32 साल तक के लोग हैं जो इस बात पर गर्व करते हैं हमारे गांव में एक लड़का सिपाही हो गया है। आप क्या समझ रहे हैं? हमरो फूफा ये थे। इस तरह की भाषा बोलने वाले, किसी के दूसरे के उपलब्धि पर गर्व करने वाले, जिसमें उनको अपना कुछ नहीं मिलता, शायद फूफा जी से उनकी पटती भी ना हो, लेकिन कहीं वो डींगे इसलिए हाँकते हैं ताकि उनको भी सुना जाए। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या समाज में होती है। उस तरह के लोगों के लिए जो मीडिया प्रायोजित विश्व गुरु की छवि है वो बहुत काम आती है। जबकि विश्व गुरु की छवि, मैं क्यों स्वयंभू कह रहा हूं, ये मेरा दिया हुआ शब्द है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तविकता में विश्व गुरु कहीं नहीं है। पहले तो विश्व गुरु कोई पद है नहीं, कहीं नहीं है। दूसरी बात कि विश्व गुरु हम किस मामले में हैं? लोकतंत्र के मामले में। लेकिन हमारे यहाँ G20 हुआ और हमने न तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न उन नेताओं को करने दिया। तो क्या दुनिया के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी विश्व गुरु की छवि यहाँ बनाई गई है? दुनिया के नेता जान रहे हैं कि यह है तो कुछ नहीं, लेकिन इसके यहाँ के लोग कुछ जान न जाए, इस नाते मीडिया बंद करो ताकि अपने मीडिया से जो बात जाएगी वो जाएगी। तो विश्व गुरु की स्वयंभू छवि, इसमें पपुआ न्यू गिनी जैसे दरिद्र राष्ट्र
पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशिया के बगल में एक आदिम जनजातियों का देश है। अभी कुछ दिन पहले तक 3 दशक पहले वहाँ का राष्ट्रपति पत्ते का कपड़ा पर अमेरिका पहुँचा था, वाशिंगटन, जब उसको यूएन में बुलाया गया पहली बार। वहाँ का राष्ट्रपति, जिसको पता भी नहीं होगा कि पैर छूने का राजनीतिक प्रभाव क्या होता है, बता दिया गया होगा, उसने छू लिया, यहाँ के लोग एकदम कूदने लगे, हमारा पैर छू रहा है। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता कि अगर पैर छू लेने से जिसका पैर छुआ गया इतना ऊंचा हो गया और जिसने छुआ वो नीचे हो गया, तो फिर तो ये पैर छूने की परंपरा बड़ी भेदभावकारी है। नहीं, क्यों नहीं? आखिर सोचिए, मैं तो जानता था कि भाई ये सब आदर सम्मान देने जैसा एक भाव है, लेकिन अगर इसमें नीचे ऊपर की भावना हो जाएगी कि जिसका पैर छू लिया गया बहुत ऊपर है और जिसने पैर छुआ बहुत नीचे हो गया, वो उससे कुछ सीखने ही जा रहा है हर समय, तब तो ये समाज की जो परंपरा सदियों से चली है बड़ी भेदभावकारी है। ऐसा है नहीं, ये आत्मीयता का एक भाव होता है। हम लोग अक्सर एक दूसरे को प्रणाम कह देते हैं, लिख देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। तो विश्व गुरु की स्वयंभू छवि, ये तीसरा प्रमुख कारण है, इस पर तमाम लोग फिदा हो जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि क्या क्या कारण है। 7वां प्रमुख कारण, पार्टी फंड में अकूत धन। 6वां, जाति समीकरण, जिसको साधने के लिए छोटे दलों से गठबंधन। हिंदुत्व का नफरती एजेंडा, 5वां कारण। 4था कारण, 5 किलो राशन और किसान निधि। तीसरा कारण, विश्व गुरु की स्वयंभू छवि। अब आते हैं दूसरे कारण पर आपके सामने, ईवीएम, सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण। ये वो चीज है कि वो जितने भी हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, उसकी जांच ही नहीं कर पाएंगे आप। अभी तक आप लोग मुझे सुनते समय बहुत से लोग कहे होंगे कि न जाने कहां से वोट गिना रहे हैं, वोट तो यहां से आता है। तो वो क्या शून्य है? जी नहीं, शून्य नहीं है। अगर वो हट जाएगा तो ये और नंगी हो जाएगी, जैसे मध्य प्रदेश में नंगी हो गई। तो वह सब है, लेकिन उसके बाद ये एकदम मुहर लगाने के लिए ईवीएम और सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण। सरकारी संस्थाओं का मतलब संवैधानिक संस्थाओं पर भी मैं कहना चाहता हूं निर्वाचन आयोग, जो स्वायत्त संस्था, जिस पर सरकार का नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए, उस पर पूरा नियंत्रण कब्जा कर लिया है कि राज्यों के मुख्य सचिव भी बाईपास हो जाते हैं, ऊपर से कमांड दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है। ईवीएम के बारे में इतना संदेह है, इतना संदेह है, इतना संदेह है कि पूरे भारत के अब तक के सभी शक संदेह को एक जगह रखा जाए और ईवीएम पर संदेह को एक जगह रखा जाए तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े संदेह के बावजूद भी सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं करती। यह सरकार अलाउद्दीन खिलजी के समय को मुद्दा बना देती है, लेकिन इस पर नहीं कभी चर्चा करती। तो ईवीएम और सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण, सरकारी संस्था जहां से इसे सूचना आयोग हुआ, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकी रेड हुई, इनके जरिए परेशान कर दिया जाता है लोगों को। और इसमें एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के जरिए विपक्ष के नेताओं से अनावश्यक सवाल पूछना, उनके पर्चे खारिज कर देना, मतदाताओं की लिस्ट में हेरफेर होने पर सुनवाई न करना, गड़बड़ लिस्ट बना देना। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में मतदाता जो हैं वो विचार से नहीं बल्कि जाति और धर्म से बटे हुए हैं। तो ये दूसरा प्रमुख कारण है। और टिक 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 1 पहला प्रमुख कारण है गोदी मीडिया और आईटी सेल। ये सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों। एक बात जान लीजिएगा कि जो लोग आज भी टेलीविजन न्यूज देख रहे हैं, चाहे आप कुछ भी माथा पटक लीजिए, वो यही मानेंगे कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो यही मानेंगे कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो पढ़ना नहीं जानता, या फिर ये कह देंगे कि नौकरी वो खोजने ही क्यों जा रहा है, काम करे। यानी जो कोई किसी तरह के दुख दर्द की बात करेगा उसके लिए वो स्वयं दोषी हो जाएगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मनुवाद है। मनुवाद यही कहता था कि अगर महिला के रूप में पैदा हो गई, छेड़खानी हो गई, तो ये उसका पाप है कि पिछले जन्म में पाप किया तो महिला हो गई। अगर शूद्र को किसी ने मारा पीटा तो ये उसका पाप है कि शूद्र कुल में पैदा हुआ। अब वो बेचारा अपना ही पाप लेकर जितने डंडे पड़ते थे सोचता था पाप कट रहा है, वो पाप थोड़ा और कट गया। तो गोदी मीडिया ने इस तरह से लोगों के दिमाग को कैप्चर कर लिया है कि वो किसी भी समस्या के लिए
सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते। वो सारी समस्या के लिए जिस व्यक्ति की समस्या उसी को जिम्मेदार मान लेते हैं। तो ये ब्रेन वॉश करने वाली मशीन है, ये भीड़ बढ़ाने वाली मशीन है, ये विपक्ष को हमेशा उलझाए रखने वाली मशीन है, ये जनता में हमेशा विपक्ष को ही चुनौती और परेशानी का कारण बताकर दिखाने वाली मशीन है। यहां जॉम्बी टाइप के लोग हैं, वो कभी सरकार से सवाल नहीं करते। अभी देखिए संसद में कुछ युवा कूदे, पटाखा फोड़े, तो इनका सवाल किससे बनना चाहिए? सरकार से, जांच एजेंसी सरकार के पास। वो किससे करेंगे? वो हवा देंगे। विपक्ष का हाथ हो सकता है, और सुनने वाले जॉम्बी बन चुके हैं, वो खुश, उनका दिमाग एकदम फुस कर दिया गया है। और जो बचे खुचे लोग हैं उनके पास आईटी सेल के जरिए सोशल मीडिया में मैसेजेस जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कई ग्रुप में सामाजिकता के कारण से जुड़ा हुआ हूं, जिसमें कुछ बहुत बड़े रिटायर्ड अधिकारी लोग हैं, और वो इतना नफरती बातें भेजते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कहीं से पैसा मिल रहा, कुछ नहीं, उनका दिमाग ऐसा हो चुका है। बल्कि मैं कभी कभी कहता हूं कि भाई साहब कुछ अपना लिखा भेजिए, मौलिक के क्यों फॉरवर्ड केवल कर रहे हैं? केवल फॉरवर्ड, रात दिन फॉरवर्ड। तो जो ये फॉरवर्डेड मैसेजेस की बाढ़ आती है, वो लिखा कहां जाता है? वही है आईटी सेल। दोस्तों, आप कहेंगे कि हमको इसको 1 नंबर पर रखना चाहिए था। जी नहीं, ये 1 नंबर पर नहीं, 1 नंबर पर ये है क्योंकि ये सभी को कवरअप कर देती है, सब कुछ को ये कवरअप कर देती है, सब कुछ को। ये लोगों के बोलने को बंद करा देती है, दिमाग बदल देती है। इस नाते 1 नंबर पर है गोदी मीडिया, और इसी नाते टेलीविजन से जितना लोग दूर हट जाएंगे, और टेलीविजन ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर भी सरकार के पक्ष में बोलने वाला कोई है तो उससे थोड़ा दूर होकर खुद से सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करिए, तब लोकतंत्र आपकी समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मैंने मोदी की मजबूती के 7 प्रमुख कारणों पर चर्चा की। अगली वीडियो का मेरे इंतजार करिए, जिसमें मैं मोदी की 7 प्रमुख कमजोरियों पर चर्चा करूंगा। हर व्यक्ति मजबूत भी होता है और कमजोर भी होता है। मजबूती के कुछ कारण होते हैं, कमजोरी के भी कुछ कारण होते हैं। तो जब तक दोनों पर चर्चा नहीं कर लूंगा तब तक संतुलित विचार मेरे नहीं पहुंचेंगे। एक वीडियो में करने पर वीडियो लंबी हो जाती, इसी नाते मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं। तो मेरे उस वीडियो की प्रतीक्षा करिएगा, और इस वीडियो को अगर ये पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद दोस्तों।